नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आज आपके लिए केमिस्ट्री के टॉप 200 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 200 प्रश्न हैं, तो एक चैंपियन की तरह पूरा वीडियो देखिएगा। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, अर्थात परमाणु सिद्धांत खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जॉन डाल्टन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। केमिस्ट्री के 3 बादशाह, इन सभी के खोजकर्ता आपको मैंने बता दिए। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 है, C12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मैसॉन एक कण है, तो मैसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा नाम के वैज्ञानिक मैसॉन कण के खोजकर्ता हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन संख्या जो उस तत्व में उपस्थित होती है वो उस तत्व के रासायनिक गुणों को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो गोल्ड फॉइल से अल्फा कण के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। परमाणुविक संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितनी परमाणु संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यानी कि परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी Z होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। यह परमाणु भार से संबंधित एक सबसे उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के ऊपर -10 की घात मीटर होती है। ऋणावेशित परमाणु अर्थात ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो ऋणावेशित परमाणु अर्थात ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो तत्वों की जो प्रकृति होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। किसके निर्धारण से किसी भी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या से आप किसी भी तत्व की परमाणु संख्या नहीं बता सकते, वो उसमें कोई सहायता नहीं कर सकती है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करते हैं। बीटा किरणें कैसी किरणें होती हैं? तो बीटा किरणें एक ऋणावेशित कण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसमें ऋण का आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरणें क्या हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरॉन की छड़ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऋणात्मक आवेश जो है किस में होता है? तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा बीटा किरणें कैसी होती है, तो ऋणावेशित होती हैं, तो यहाँ पर बीटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जा सकता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन की क्रिया पर परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत काम करता है। किस प्रक्रिया की अभिक्रिया यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम जो है काम करता है। एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम एक रेडियो धर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में समृद्ध यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कार्बन डेंटिंग किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेंटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच में जो अंतर होते हैं वो उनमें उपस्थित न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक हैं 27। आइसोटोन क्या होते हैं? तो जिन परमाणुओं में समान न्यूट्रॉन होते हैं वो आइसोटोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर जिसे आप ल्यूकेमिया भी कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच मान का निर्धारण किया था। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि एक साथ इतने क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपके लिए बहुत कम ही मिलेंगे। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे सामान्य लवण कहलाते हैं जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो जल में जो सामान्य लवण होता है उसमें सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन के ऋणात्मक। आपने पढ़ा होगा NaCl, तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो लवण जो जल का अवशोषण करता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। H2O और जलीय NaOH से भारी, H2O मतलब पानी और नमक के घोल से, माफ करिएगा, NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद कैसे किया जा सकता है? तो लाल लिटमस के द्वारा, अम्ल क्षार के द्वारा हम इसमें विभेद कर सकते हैं पानी और जलीय NaOH की परख नलियों में पता करने के लिए किसमें पानी है किसमें NaOH है, लिटमस के द्वारा हम पता कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? तो हाइड्रोलाइसिस होता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि उसमें जो लवण होता है वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है? तो एवोगैड्रो का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगैड्रो की परिकल्पना या नियम है। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विषरण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण Pv बराबर nRT में R क्या सूचित करता है? तो R जो है एक मोल गैस को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपने 11th 12th और यहाँ तक कि एग्जाम देना जब शुरू किए होंगे तब भी बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत पूछा जाता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल रेखा, जो कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन और दाब को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उनका तापक्रम कैसा होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप इसी को कहते हैं, न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या मिलता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो किस किस्म के कोयले में होती है? तो कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट कोयले में होती है। भूरा कोयला के नाम से कौन सा कोयला जाता है? तो ब्राउन कोल भी कहते हैं इसके लिए। लिग्नाइट जो है भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए झाग वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग रॉकेट या नोदक में ईंधन के रूप में करते हैं? तो रॉकेट में नोदक या ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज वर्जीलियस ने की थी। यहाँ पर वर्जीलियस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किसका करते हैं, या कौन सा उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैस किस विधि से बनती है? तो डीकन विधि से बनती है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं।
अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि, यानी कि अमोनिया किस विधि से बनता है, तो हैबर विधि से बनता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है डोब्रेनर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसका है, मेंडलीव का है, इंपॉर्टेंट है। नियम तो कोई भी मत छोड़िएगा, कोई भी नियम पूछा जा सकता है। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये नियम मेंडलीव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य कहलाते हैं, तो शून्य समूह के जो सदस्य होते हैं वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो कैलिफोर्नियम मानव निर्मित तत्व है। आजकल सड़क पर रोशनी के लिए पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है, तो ये जो पीले लैंप सड़क पर आजकल बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं, ये सोडियम लैंप कहलाते हैं। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। आपने जो देखा होगा नेगेटिव की फोटो आ जाती है कागज पे स्थायी रूप से, वही एक प्रकार से फोटो को स्थायिकर के रूप में प्रयोग करने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, अर्थात आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे जुड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ एक निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्णहरित का धातु संगठक क्या होता है, मतलब क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मैग्नीशियम उपस्थित होती है। प्रति अम्ल के रूप में एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल अर्थात एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक है। जनरली आप जो आपके लिए गैस बनती है तो डाइजीन वगैरह या इनो वगैरह जो आप लेते हैं उसमें यही रहता है एंटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः क्या है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट। तो आप जो पाउडर वगैरह लगाते हैं टैल्क, उसी से संबंधित है ये, तो मैग्नीशियम सिलिकेट अति मुलायम खनिज टॉल्क है। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है, तो कैल्शियम फास्फेट अस्थि और दांतों में, हड्डी और दांतों में उपस्थित होता है। अग्निशमक वस्त्र बनाए जाते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले फायर कर्मचारी रहते हैं जो जल्दी आग के अंदर भी चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है, तो एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहने रहते हैं, वो होता है फायर प्रूफ क्लोथ। तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं वही कहलाते हैं। तो वो बनते हैं किससे, एस्बेस्टॉस से। एस्बेस्टॉस किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर एस्बेस्टॉस बनती है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस को गुजारते हैं, फिर उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चूने को पीस कर बारीक कर लेते हैं। तो जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु का प्रयोग करते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। गैल्वेनाइजीकरण जो होता है, गैल्मीकृत लोहा होता है, जैसे जब जंग ना लगे उस पर परत चढ़ाने के लिए उसको कोटिंग करते हैं, तो वो होती है गैल्वेनाइजिंग। उसमें किसका लेप करते हैं, तो उसमें जिंक का लेप करते हैं। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, ये धातु कौन सी है, तो अगर आप तांबा धातु को वायु में खुला छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो ये है तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। वाटर टैंक मतलब पानी की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ रहती हैं, बहुत समय से उसमें पानी भरा होने के कारण उसमें अंदर काई जम जाती है, तो उसको साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं उस काई को साफ करने के लिए, शैवाल को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है, तो जिंक फॉस्फाइड चूहों को मारने की दवा है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है, तो जिंक फॉस्फेट रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो पारे के कारण यानी कि मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकरी को, पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। किसी अमलगम का एक घटक सदैव क्या होता है? तो मरकरी या पारा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। पारा लोहे के साथ क्रिया नहीं करता है, बाकी सबके साथ करता है, तो उससे क्या बनता है? अमलगम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट अर्थात प्रदीप्ति नली में जो होती है या बल्ब होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ में मरकरी वेपर भरी होती है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो संचायक बैटरियां होती हैं उसमें सीसा धातु का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसको सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो पैलेडियम का प्रयोग होता है वायुयान के निर्माण में। राजस्थान में डेगाना नाम की एक खदान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में डेगाना खदान जो है टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो जर्मेनियम जो है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, उनका नाम क्या था? तो वह वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियम की खोज की, उनका नाम मैडम क्यूरी था। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है। उर्वरकों के निर्माण में कौन से तत्वों का प्रयोग करते हैं? तो उर्वरकों के निर्माण में जो है पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। प्याज लहसुन से गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो पोटेशियम की ही उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रांसियम और बेरिलियम के द्वारा आतिशबाजी अर्थात जो आप पटाखे फोड़ते हैं उसमें लाल रंग या हरा रंग जो दिखाई देता है, स्ट्रांसियम और बेरिलियम के कारण होता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं वो कौन सा है? तो थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो मोती एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शुष्क सेल अर्थात बैटरी जो होती हैं किसका विद्युत अपघट के रूप में उसके अंदर प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं शुष्क सेल में, रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है उसमें। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो तार लगा होता है जो गर्म करके हमें ऊष्मा देता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, क्रोमियम और कार्बन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। अगला प्रश्न, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है? तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल का अलॉय है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम अगर मिला देते हैं तो सीमेंट शीघ्र नहीं जमता, उसको जमने में थोड़ा सा समय चाहिए, तब तक आप उसको अच्छा शेप दे सकते हो। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तपाया जाता है? तो चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को खूब तपाया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो जब आप जिंक की परत चढ़ाते हैं, गैल्वनाइजिंग की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में क्या फॉलो होता है रूल? तो बर्तन को ऋण ध्रुव पर और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर रखते हैं। जो जस्ता होता है उसको प्लस से जोड़ते हैं और जो बर्तन होता है उसको माइनस से जोड़ते हैं और फिर उस पर जिंक का लेप करते हैं जिससे वो परत उस पर बैठ जाती है बर्तन पर। पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है, तो क्रोमियम कोई भी अणुशक्ति से संबंधित पदार्थ नहीं है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनी होती है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम के द्वारा बनाया गया मिश्र धातु जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में काम लिया जाता है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक क्या है? इन शॉर्ट, स्वचालित यानी कि जो सड़कों पर वाहन चलते हैं उनसे निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से प्रदूषक क्या पाया जाता है? तो लेड प्रदूषक पाया जाता है।
पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन की प्रक्रिया में सोल्डरन के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? इन शॉर्ट आपसे पूछ लिया है सोल्डर आयरन किस किस का मिश्रण है? तो सीसा और टिन का मिश्रण है। धातुएं सुचालक होती है, कारण क्या है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं सुचालक होती हैं। मुख शोधन अर्थात माउथ वॉश जो होता है उसमें टूथपेस्ट और माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट जो होता है उसमें कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो टूथपेस्ट वगैरह में सुहागा बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट एल्कीनो का प्रयोग चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो आपने देखा होगा अगर नीले रंग का कांच होता है तो उसमें नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। बंगाल बेसिन में भूम जल अधिकतर प्रदूषित होता है किसके द्वारा? तो भूमि का जल अधिकतम आर्सेनिक के कारण प्रदूषित होता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें बोरेक्स मिला देते हैं। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा ग्लास अर्थात फाइबर ग्लास का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग अर्थात गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो फोटोक्रोमेटिक कांच में रजत ब्रोमाइड अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण उसमें काला गहरा रंग होने का अनुभव होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आबंध के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के उपस्थित होने के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है। भारी पानी क्या कहलाता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके समस्थानिक ले लेते हैं वहां पर उसे भारी पानी कहा जाता है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसका निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। मुलायम कोयला के नाम से किसे जानते हैं? तो बिटुमिनस कोयले को मुलायम कोयले के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाई गैस उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, कारण क्या है? तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ छोड़ते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी और कोमल हो जाती है, कारण क्या है? तो उसके अंदर आटे के अंदर CO2 उत्पन्न हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है जो रोटी को स्पंजी बना देती है। कौन सी गैस पौधाघर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधाघर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। संगणक अर्थात कंप्यूटर्स के आईसी चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर के आईसी चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक क्या है? तो सिलिका का कांच के निर्माण में प्रमुख उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? तो वायुमंडलीय हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। अगर आपको पता है कितने % है तो कमेंट बॉक्स में नाइट्रोजन का परसेंटेज शेयर करिए। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन क्रायोजेनिक लिक्विड कहलाता है।
प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनाने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनाने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? बिजली जब चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जब बिजली चमकती है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, जिसे आप लाफिंग गैस भी कहते हैं, कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा का कारण है। किसके कारण स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं वो अपने सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण गोताखोर सांस लेने के लिए लेते हैं। अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन जो होती है, वो गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन गैस भरी रहती है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो वो भी ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है। मानव अस्थि का मुख्य संगठक तत्व क्या है? तो फास्फोरस मानव हड्डी का प्रमुख संगठक तत्व है। पक्षियों का हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में लाया जाता है, कारण क्या है? तो ये फास्फोरस से, जैसा कि अभी मैंने बताया, हड्डी में क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए पक्षियों की हड्डी के पाउडर को उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई बनाने में प्रयोग करते हैं। हड्डी एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी और दांतों में लगभग 50% होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फास्फीन PH3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया का एक गुण क्या है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये अमोनिया का एक गुण है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है? तो अमोनिया गैस जल में आसानी से घुलनशील है। घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल? पहले तो फ्रेऑन का प्रयोग करते थे, लेकिन अब अमोनिया का प्रयोग कर रहे हैं। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया टीयर गैस का भी काम करती है। पीतल के बर्तन की कलई चढ़ाते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कैसा होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो धुआं होता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं? तो ये एलोट्रोप्स कहलाती हैं, ऑक्सीजन और ओजोन। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? तो परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत हमारा बचाव करती है। रबर के वल्कनीकृत करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो रबर को वल्कनीकृत करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो H2S की उपस्थिति के कारण चांदी के बर्तन जो हैं वायु में खुले रखने पर काले पड़ जाते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर वायुमंडल में पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं। एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 200 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। इसी प्रकार हम ये सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इनका नाम मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ वीडियो में, फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चंस कराए हैं। क्या उत्तर होगा ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या एक्सपीरियंस रहा, वीडियो कैसा लगा और आगे किस सब्जेक्ट के इसी प्रकार 200, 300, 500, 1000 क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो सेट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।